नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। मैं महाराजा जीवाजीराव शिंदे महाविद्यालय श्रीगोंदा जूनियर विभाग में हिंदी विषय का अध्यापन करता हूँ। 11वीं छात्रों का सबसे पहले मैं हर दिल से स्वागत करता हूँ। जिन जिन छात्र छात्राओं ने हिंदी विषय चुन लिया, उन सभी छात्राओं का अभिनंदन करते हुए आप लोगों का हिंदी भाषा सीखने तथा हिंदी भाषा पढ़ाई के लिए चुना, इसलिए हिंदी विभाग और हिंदी भाषा की ओर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज हम लोग 11वीं के छात्र होने के नाते हिंदी भाषा का महत्व आज हम आप लोगों के सम्मुख रखने वाले हैं। हिंदी भाषा जिन लोगों ने या जिन छात्रों ने हिंदी भाषा चुन ली है, उन्हें हिंदी भाषा का महत्व समझना जरूरी है। तो आज हम लोग आपके सामने हिंदी भाषा के महत्व के बारे में कुछ कहने वाले हैं। तो सुनिए, ध्यान देकर सुनिए या बड़ी लगन के साथ सुनिए। देखिए, हम लोग 5वीं कक्षा से हिंदी भाषा का अध्यापन करते आए हुए हैं। मतलब आप लोग जैसे कि पहली कक्षा या उससे पहले मॉन्टेसरी हो, नर्सरी हो, जो भी कुछ है वो हमने पढ़ना आरंभ किया था। उसके बाद पहली कक्षा से शायद 4वीं कक्षा तक मराठी और अंग्रेजी थोड़ी पार सेमी वगैरह वगैरह हम लोग सुनते आए हैं, समझते आए हैं या उसका ज्ञान हासिल करते आए हुए हैं। लेकिन हिंदी भाषा का आरंभ मेरे ख्याल से 5वीं कक्षा से शुरू होता है और बहुत सारे छात्र 5वीं कक्षा से अब तक, यानी कि कल परसों, यानी कि 10वीं कक्षा पास होने तक जिन लोगों ने हिंदी का अध्ययन किया, जिन लोगों ने हिंदी को पढ़ लिया, उन्हीं का मैं शुक्रगुजार हूँ। और हिंदी क्यों पढ़ना चाहिए और हिंदी भाषा की ज़रूरत किस लिए है, या हिंदी भाषा का महत्व हम जाने बिना आगे चलना आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। तो सुनिए हिंदी भाषा का महत्व देख लीजिए। जब से हम बोलने लगे तब, यानी कि वाणी का प्रयोग करने लगे, तब से हम लोग अपनी जो मातृभाषा है उस मातृभाषा के द्वारा बोलने समझने लगते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र की हो तो मराठी का आरंभ होता है और मराठी अपने कानों तक पहुंचती है, अपने मस्तिष्क पर छा जाती है, अपने मन भर दिमाग पर छा जाती है। मराठी का आरंभ होता है। और हमारे देश में, भारत देश विविधता में एकता दिखलाने वाला होने के नाते हमारे देश में हर प्रांत में अलग अलग बोली है और अलग अलग बोली के अनुसार अलग अलग भाषा बन गई है। तो महाराष्ट्र की मराठी, कर्नाटक की कानड़ी वगैरह जो भी कुछ है, वह आप लोगों की तरह तरह की भाषा होने के नाते मातृभाषा में हम पढ़ने लगते हैं बचपन से। परंतु हिंदी भाषा का महत्व हम लोगों को देना जरूरी है, इसलिए कि हम 5वीं कक्षा से हिंदी भाषा समझने लगे हैं, पढ़ने लगे हैं या उसका ज्ञान आकलन करने लगे हैं। हिंदी भाषा क्यों बोलना है, तो उसका जवाब मैं इस इन कई बातों से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहली बात है हिंदी भाषा का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ हिंदी लैंग्वेज। हिंदी भाषा क्यों? तो सुनिए,
हिंदी भाषा विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। क्या है? हिंदी भाषा विश्व में यानी कि पूरे विश्व में, जगत में हिंदी भाषा विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। हिंदी भाषा का महत्व सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में काफ़ी अधिक है। देखिए, हिंदी भाषा का महत्व सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में काफ़ी अधिक है। हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा हम समझने लगे ना, लिखने लगे ना, पढ़ने लगे ना, तब थोड़ी सी जानकारी हम आप भाषा के बारे में दे रहा हूँ। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं और इसे देवनागरी नामक एक लिपि में लिखा जाता है। देखिए, आप लोगों को मालूम है मराठी की भाषा कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं? 11-13 होते हैं स्वर और 35-36 क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। परंतु यहाँ हिंदी भाषा में, बिल्कुल आप हिंदी समझना चाहिए ना, हिंदी समझते हैं ना, हिंदी भाषा के बारे में मैं बतला रहा हूँ। हिंदी भाषा में 11 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। कितने स्वर और कितने व्यंजन? 11 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। 35 व्यंजन होते हैं और इसे देवनागरी नामक एक लिपि में लिखा जाता है। हिंदी एक समृद्ध व्यंजन प्रणाली से सुसज्जित है। हिंदी एक समृद्ध व्यंजन प्रणाली से सुसज्जित है जिसमें लगभग 38 विशिष्ट व्यंजन है। देखिए, 11, 35 और फिर हमने ये बोला कि हिंदी एक समृद्ध व्यंजन प्रणाली से सुसज्जित है जिसमें लगभग 38 विशिष्ट व्यंजन हैं। हालांकि बल्कि ध्वनि की इन इकाइयों के रूप में, ध्वनि की इन इकाई के रूप में स्वरों की संख्या निर्धारित नहीं की जा सकती। स्वरों की संख्या निर्धारित नहीं की जा सकती। बड़ी संख्या में बोलियों की मौजूदगी के कारण, बड़ी संख्या में बोलियों की मौजूदगी के कारण जो व्यंजन प्रदर्शन की सूची के कई उत्पन्न रूपों को नियोजित करती है। थोड़ा सा यह कठिन लगता है, तो देखिए फिर एक बार मैं कह रहा हूं कि 11 स्वर है, 35 व्यंजन है और इसे देवनागरी के लिपि में लिपिबद्ध कर दिया जाता है, यानी कि लिखा जाता है। हिंदी एक समृद्ध व्यंजन प्रणाली से सुसज्जित होने के कारण जिसमें लगभग 38 विशिष्ट व्यंजन होते हैं। ध्वनि की इन इकाइयों के रूप में स्वरों की संख्या निर्धारित नहीं की जा सकती। बड़ी संख्या में बोलियों की मौजूदगी में कारण व्यंजन प्रदर्शन की सूची में कई उत्पन्न रूपों को नियोजित करती है। हालांकि व्यंजन प्रणाली का पारंपरिक मूल सीधे संस्कृत से विरासत में मिला है। हालांकि व्यंजन प्रणाली का पारंपरिक मूल कहाँ मिला है? सीधे संस्कृत से, मतलब हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा की जननी कौन है? संस्कृत है। संस्कृत के विरासत से मिला है जिसमें अतिरिक्त 7 ध्वनियां हैं, जिसमें अतिरिक्त 7 ध्वनियां हैं जिन्हें फारसी और अरबी से लिया गया है। देखिए, व्यंजन प्रणाली की पारंपरिक मूल सीधे संस्कृत से विरासत में मिला है। विरासत में परंपरा। आप लोगों को मालूम है ये धन दौलत, ये जो संपत्ति होती है विरासत के रूप में किसी किसी के भाग्य में आगे चलती हुई दिखाई देती है। जैसे कि एक साहूकार होता है, साहूकार के पास बहुत बड़ा खजाना होता है और उसके बेटे के लिए वो चला जाने के बाद विरासत के रूप में वह खजाना मिलता है, वो विरासत।
परंपरागत। यहाँ विरासत में मिली है, कौन सी भाषा है? संस्कृत से विरासत में मिली है, जिसमें अतिरिक्त 7 ध्वनियां हैं जिन्हें फारसी और अरबी से लिया गया है। कहाँ से लिया है? फारसी और अरबी से लिया गया है। इसके अलावा आप लोगों को मैं हिंदी भाषा किन क्षेत्रों में बोली जाती है उन्हीं की ओर ले जाता हूं। पहली बात मैंने कौन सी कही? स्वर, व्यंजन और महत्व समझाते हुए पहली बात बता दी कि स्वर व्यंजन कितने होते हैं, कैसे होते हैं, वगैरह वगैरह। बाद में और कुछ कर सकते हैं। हिंदी भाषा किन क्षेत्रों में बोली जाती है, उसी का भी जवाब हम देते हैं कि 500 मिलियन से अधिक बोलने वालों के साथ चीनी के बाद हिंदी दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। मतलब विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? चीनी। और चीनी के बाद दूसरे पादन पर कौन है? दूसरे सबसे बड़ी भाषा, सबसे बड़ी भाषा, बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? कि सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा यह है कौन सी? हिंदी। हिंदी को भारत के राजभाषा, हिंदी को भारत के राजभाषा, राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाने से पहले इसमें काफी बदलाव आया है। आप लोगों को मालूम है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947, और 1947 से पहले हमारा देश परतंत्र होने के कारण हमारे देश के लिए एक भाषा नहीं थी। परंतु जब हमारा देश स्वाधीन हुआ 1947 के बाद, राष्ट्रभाषा, राजभाषा का जब विचार किया गया, या राष्ट्रभाषा या राजभाषा के प्रति पहले चर्चा हुई, तो कितनी सारी चर्चा हुई, लेकिन राजभाषा के रूप में हिंदी को अपनाने को सभी ने कहा। करीब करीब सभी लोगों ने कहा कि हिंदी आसानी से समझने वाली और बोलने वाली, ज़्यादातर लोगों में बोलने वाली भाषा होने के कारण उसे राष्ट्रभाषा या राजभाषा के रूप में दर्जा दिया जाए। देखिए, उसी के बारे में अब मैं 14 सितंबर के वक्त कह सकता हूँ, लेकिन आज वो भाषा के प्रति नहीं कह सकता, क्योंकि हिंदी भाषा का महत्व संक्षिप्त में हमें समझाना है। तो देखिए, यहाँ जो उन्होंने बता दिया है, राजभाषा राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाने से पहले इसमें काफी बदलाव आया है। इंडो आर्यन भाषाई वर्गीकरण प्रणाली के सिद्धांत के, इंडो आर्यन भाषा वर्गीकरण प्रणाली के सिद्धांत के अनुसार हिंदी भाषा के मध्य क्षेत्र में रहती है। हिंदी भाषाओं के मध्य क्षेत्र में रहती है। इंडो आर्यन भाषाई वर्गीकरण प्रणाली के सिद्धांत के अनुसार हिंदी भाषाओं के मध्य क्षेत्र में रहती है। हिंदी भाषाओं के मध्य क्षेत्र में रहती है। 1991 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार, देखिए 1991 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार हिंदी को देश भर में एक भाषा के रूप में भारतीय आबादी के 77% से, देखिए 1991 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार हिंदी को देश भर में एक भाषा के रूप में भारतीय आबादी के 77% से अधिक द्वारा घोषित किया गया था। 77% के द्वारा अधिक द्वारा घोषित किया गया था। भारत की बड़ी आबादी के कारण हिंदी दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। 1991, और कितने प्रतिशत? 77% लोगों ने। कब? 1991। क्यों? क्योंकि भारत आबादी वाला देश है, और इसी वजह से दूसरे नंबर पर, यानी सबसे बड़ी आबादी के कारण दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक वो भाषा बन गई है। उसी के अलावा सन 1991
सन 1991 की भारत जनगणना के अनुसार, जिसमें हिंदी की सभी बोलियां शामिल है, जिनमें कुछ भाषाविदों द्वारा अलग अलग भाषाएं मानी जा सकती है, जैसे भोजपुरी हिंदी लगभग 337 मिलियन भारतीयों की मातृभाषा है। यह भारत के 40% लोगों की है। उस वर्ष जनसंख्या एस आई एल इंटरनेशनल के एथनोलॉग के अनुसार भारत के लगभग 180 मिलियन लोग मानक खारी बोली हिंदी को अपनी मातृभाषा के रूप में जानते हैं, मानते हैं, और अन्य 300 मिलियन लोग इसे दूसरी भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं। 300 अन्य मिलियन लोग दूसरी भाषा के रूप में करते हैं। पहले मैंने बता दिया खड़ी बोली, 180 मिलियन लोग मानक खारी बोली यानी कि हिंदी को अपनी मातृभाषा के रूप में मानते हैं, और 100 मिलियन लोग दूसरी भाषा के रूप में हिंदी को मानते हैं, उपयोग करते हैं। भारत के बाहर नेपाल बोलने वालों की संख्या 8 मिलियन, दक्षिण अफ्रीका में 890 करोड़, मॉरिशस में 890 लाख 890,000, 685,000, अमेरिका में 317,000 है, यमन में 233,000, युगांडा में 147,000, जर्मनी में 30,000, न्यूजीलैंड में 20,000 और सिंगापुर में 5,000, जबकि यूके, यूएई, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में भी हिंदी बोलने वाले और द्विभाषी या त्रिभाषी बोलने वालों की उल्लेखनीय आबादी है। त्रिभाषी बोलने वालों की उल्लेखनीय आबादी है जो अंग्रेजी से हिंदी के बीच अनुवाद और व्याख्या करते हैं। देखिए, हिंदी भाषा के महत्व को समझाते हुए हम यहाँ तक पहुँचे कि 1947 के विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान 1947 के विभाजन के बाद भारत सरकार द्वारा समर्थित संक्रांति दृष्टिकोण से हिंदी की वर्तमान बनावट बहुत प्रभावित है। स्वतंत्रता से पहले अपने मूल रूप में हिंदी ने उर्दू के साथ मौखिक समानता की काफी हद तक साझा किया है। हिंदी और उर्दू के अक्सर एक ही इकाई के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसका शीर्षक था हिंदुस्तानी। देखिए, हिंदुस्तानी इसके साथ ही कई अन्य भाषाओं जैसे अवधी, बघेली, बिहारी और इसकी बोलियां जैसे कि राजस्थानी और इसकी बोलियां और छत्तीसगढ़ी। हालांकि यह दृष्टिकोण वस्तुतः प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान और सार्वजनिक सूचना के माध्यम की वकालत करता है, जो वाराणसी बोली की तर्ज पर भारतीय विद्वानों द्वारा विकसित एक संस्कृत उन्मुख भाषा को रोजगार देता है। लिपि के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। देवनागरी लिपि, महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदी की देवनागरी लिपि है, जैसे कि हमारे मराठी की देवनागरी लिपि है, बिल्कुल उसी तरह हिंदी की भी देवनागरी लिपि है। और मराठी में जिस तरह ज्ञानेश्वर से लेकर संत तुकाराम से लेकर बहुत सारे विद्वानों ने, यानी कि विवा शिरवाडकर हो, जो भी को कुसुमाग्रज हो, बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने जिस प्रकार हमारी मातृभाषा मराठी को विकसित और समृद्ध बनाया, बिल्कुल उसी तरह हिंदी भाषा को भी बहुत सारे हिंदी साहित्यिकों ने
महत्वपूर्ण और विकसित बनाने का प्रयास किया, जिसमें से रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, मैथिली शरण गुप्त, श्रीकांत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन, हरिवंश राय बच्चन, नागार्जुन, धर्मवीर भारती, अशोक बजाज, चंद्र शुक्ला, महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद, फणेश्वरनाथ रेणु, हरिशंकर प्रसाद जी, रामवृक्ष बेनीपुरी, चक्रधर शर्मा गुलेरी, विष्णु प्रभाकर जी, अमृतलाल नागर, भीष्म सहानी, सूर्यकांत निराला आदि को हिंदी के सबसे मशहूर लेखकों में गिना जाता है। हिंदी भाषा को समृद्ध और विकसित बनाने में बहुत कुछ हिंदी साहित्यिकों ने योगदान दे दिया है। इसी के अलावा हिंदी स्थानीयकरण और सूचना प्रौद्योगिकी की दृष्टि से विचार करना जरूरी है। हिंदी टाइपिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले कई लोकप्रिय फॉन्ट है। हिंदी टाइपिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले कई लोकप्रिय फॉन्ट है। इनमें से यूनिकोड, मंगल, कृतिदेव आदि। वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की एक टीम पहले से ही मशीनी अनुवाद सॉफ्टवेयर को विकसित करने और हिंदी को मानकीकृत करने के लिए काम कर रही है। हालांकि वे इसके माध्यम से कोई बड़ा तोड़ नहीं बना पाए हैं। इसी के अलावा हिंदी भाषा की बढ़ती प्रोत्साहन के प्रति हाल की चेतना ने लाखों हिंदी बोलने वालों को आशा दी है और आशा है कि आने वाले समय में हिंदी को मान्यता मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक भाषा बन जाएगी। यह समय हिंदी केंद्र के हिंदी विश्वविद्यालयों, हिंदी गैर सरकारी संगठनों और लाखों हिंदी भाषाओं को हिंदी की रूपरेखा बढ़ाने के लिए हाथ मिलाना चाहिए। हिंदी सिनेमा और हॉलीवुड ने पहले ही अच्छा योगदान किया है। इस तरह हिंदी भाषा के लिए मीडिया ने भी बड़ा चमत्कार किया है और वैश्विक मोर्चे पर हिंदी के बढ़ते महत्व के आधार पर अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद और हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद के लिए भविष्य उज्जवल है। हालांकि भारतीयों को अंग्रेजी शब्दकोश और अंग्रेजी से हिंदी शब्दकोश में ऑनलाइन हिंदी विकसित करने और ऑनलाइन हिंदी भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करने के प्रयासों की आवश्यकता है। इस तरह हिंदी भाषा के प्रति हम थोड़ी सी जानकारी आज के लिए दे देते हैं। इसी के अलावा यह तो साहित्यिक विचार विमर्श के अलावा हिंदी किस प्रकार महत्वपूर्ण है मैं संक्षिप्त में कहना चाहता हूँ। देखिए, हिंदी भाषा एक महत्वपूर्ण भाषा है। आपने तो अभी सुना कि दुनिया में सबसे ज्यादा चीनी के बाद यानी कि दूसरे नंबर पर हिंदी भाषा आज विराजित है और इसीलिए हिंदी को बोलना, हिंदी को समझना, हिंदी का ज्ञान हासिल करना जरूरी है। और हिंदी भाषा के माध्यम से या हिंदी भाषा हमारे देश के कोनों कोनों में जब भी हम कभी सफर करने निकलेंगे या हम काम धंधे करने के निकलोगे तो हिंदी एक क्या है, दोनों भाषाओं के बीच दुआ यानी कि दोनों भाषा का माध्यम एक दूसरे को समझने के लिए काफी उपयुक्त है। देख लीजिए, जब हम लोग पंजाब या तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश में चले जाएंगे तो वहाँ उनकी भाषा हमें नहीं आती, तो हम उन लोगों के साथ जब हिंदी में बोल लेंगे, जब हिंदी भाषा बोलेंगे तो वो
हिंदी भाषा में हमें कुछ सवालों के जवाब या हिंदी भाषा को वो समझ जाते हैं, वो हमारे साथ बातचीत करने लगते हैं, या हमें जो कुछ व्यवहार करना है वह हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। इस तरह हिंदी भाषा एक महत्वपूर्ण भाषा है। हिंदी भाषा को हमारे सभी तरह तरह की जो आकाशवाणियाँ हैं, इंटरनेशनल जो चैनल है, हिंदी चैनल के अलावा तरह तरह के जो दूरदर्शन के जो चैनल है, उन दूरदर्शन के चैनलों ने हमारे हिंदी भाषा का प्रसार और प्रचार बाखूबी अच्छी तरह से करने का प्रयास किया है। इतना ही नहीं, हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है, इन फिल्म इंडस्ट्री ने भी हमारी हिंदी भाषा को बहुत कुछ समृद्ध और सफल बनाने का योगदान उन्हीं के द्वारा भी हो चुका है। और इस तरह हिंदी भाषा का महत्व हम आज आपके सामने समझाने का प्रयास किया। बहुत सारे छात्रों को हिंदी भाषा के महत्व को और क्यों समझना, क्यों पढ़ना जरूरी है, यह समझाने का मैंने अपनी ओर से प्रयास किया। थोड़ा सा कठिन है लेकिन समझना आसान है। हिंदी भाषा का वैशिष्ट्य यह है, वो हिंदी भाषा श्रवणीय है। हिंदी भाषा के शब्द जब भी कानों पर गूंज उठते हैं तो हमारा मन झूम उठता है। देख लीजिए, आप लोगों को कहना है, हाँ, कहीं भी चले जाए, रास्ते में कभी हमने हिंदी गाना, लता जी हो या आशा जी हो या आजकल की जो कोई भी हिंदी गायिका हो या हिंदी गायक हो, तो उसी के इसी के गीत गुनगुना लेते हैं। ये तो हम उनकी तरफ अपने आप मोड़ लेते हैं या उनकी तरफ अपने आप खींच लिए जाते हैं। बिल्कुल हिंदी भाषा हमारे लिए बहुत अच्छी खासी है, श्रवणीय है, और हिंदी भाषा बहुत समृद्ध भी है। और मेरा कहना है, हिंदी भाषा एक अच्छे नागरिक होने का एक अच्छा खासा सबूत भी है। यहाँ तक।